प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपकी वर्कशीट नंबर 21 जो कि पार्ट नंबर 12 से है, विद्युत से। सबसे पहले तो आप मेरे इस YouTube चैनल को प्लीज़ नीचे के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए वीडियोस को, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूं। आइए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। इस वर्कशीट में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में बताया गया है। बात करते हैं तापीय प्रभाव की, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है और स्रोत में ऊर्जा रूप से ऊष्मा के रूप में विषयित होती है तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। हम कोई भी बल्ब जलाते हैं बेटा, तो घर में हम देखते थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है, तो जो उसमें ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। प्रतिरोध R कि किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए तो विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और R प्रतिरोधक लगा हुआ है। R प्रतिरोधक का मान क्या है? R। मान लीजिए इसके सिरों के बीच में विभवांतर कितना है? V। और समय t में Q आवेश प्रवाहित होता है, तो Q आवेश विभवांतर प्रभावित होने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? अतः समय में t में VQ ऊर्जा बनेगी, आपूर्ति करनी चाहिए। तो स्रोत में परिपथ में जो शक्ति कितनी होगी? तो वो कह रहा है कि मान लीजिए किसी सुचालक के बीच में के दो सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो कितना है? V है। और जो Q चार्ज यानी कि आवेश प्रवाहित हो रहा है t समय में, सेकंड्स में लेंगे, और प्रतिरोध लगा हुआ है वो है R, उसका मान है, और विद्युत धारा है जो वो है I। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें पता है कि स्रोत t समय में कितना होगा? t समय में वो VQ हो जाएगा। t समय में कितना हो जाएगा? VQ। तो हम कहेंगे P बराबर है V इंटू Q अपॉन T, और हमें पता है Q अपॉन T किसके बराबर है? I के बराबर, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया P बराबर है V गुणा I। अब T समय में स्रोत में परिपथ में ऊर्जा कितनी मिलती है? E बराबर है P इंटू T। तो हमारे पास आ गया E बराबर है V इंटू I इंटू T। अब यहाँ पर हमें पता है जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में निकल रही है, तो हम यहाँ कहेंगे ऊष्मा समतुल्य है E बराबर H के बराबर होगी। तो हमारे पास आ जाएगी H बराबर है V इंटू I इंटू T। अब यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम इसको अलग से लिख के देखते हैं। P बराबर है V इंटू Q, ये विभवांतर V है दो सिरों के बीच में। हम देखते हैं Q क्या है? आवेश T समय में प्रवाहित हो रहा है, तो ये उसका ऊर्जा हुई। तो हम यहाँ देखेंगे कितनी की शक्ति है। यहाँ पर हम देखते हैं ये किसके बराबर है? विद्युत धारा के बराबर, तो V इंटू I हो गया। हमें पता है कि जो ऊर्जा है वो कैसे निकालते हैं? P इंटू T के बराबर। यहाँ पर हम P की जो मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा V इंटू I इंटू T। अब यहाँ पर हमारे पास E बराबर है V I T। अब हमें पता है जो ऊर्जा है वो किस रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में है, तो हम E को H लिख सकते हैं। तो H बराबर है V I T के बराबर। और यहाँ पर से हम ध्यान देंगे, हम ओम का नियम हमें पता है कि V बराबर होता है IR के, तो हम इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे, इसका मान डालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि I गुणा R गुणा I गुणा T समय। तो हमारे पास आ गया I की शक्ति 2 I स्क्वेयर इंटू R इंटू T। ये हमारे पास आ गया जूल का तापीय प्रभाव। तो ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में बहुत से आएगा कि आपका जूल का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। जूल के तापन का नियम है, उसके अनुसार किसी प्रतिरोध में हमें पता है कि हमें ये दिखाई दे रहा होगा आपको। सबसे पहले विद्युत धारा के वर्ग के
अनुक्रमानुपाती है, देख रहे हैं यहाँ पर, उसके वर्ग के अनुक्रम अनुपाती है, और प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती है, और विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के भी अनुक्रमानुपाती है। सीधा संबंध है जिसे कहेंगे हम सीधी भाषा में, यानी कि अगर विद्युत धारा बढ़ेगी तो भी H बढ़ेगा, यानी कि जूल का तापन नियम, ताप बढ़ेगा। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो भी ताप बढ़ेगा, और अगर विद्युत धारा ज़्यादा लंबे समय तक प्रवाहित होगा तो भी ताप बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये है इसका तापन नियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति के बारे में यहाँ लिखा गया है, ऊर्जा के उपभोग होने की दर कितने समय में उसकी उपभोक्ता हुई है, उसकी दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, जिसको हम P बराबर है V गुना I के बराबर लिखते हैं। और हमें ओम के नियम से यहाँ पर दो तरीके से पता चल जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर P बराबर है V गुना I। अब हमारे पास ओम का नियम हमें पता है, V बराबर होता है IR, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं I बराबर है V बटा R। तो हम इसके अंदर इनका मान डालेंगे तो हमें पता चलेगा, V का मान डालेंगे तो हमें निकलेगा P बराबर है I का वर्ग R। ओके, और अगर हम यहाँ पर डालेंगे I का मान डालेंगे इस वाले इसमें, तो हमारे पास निकलेगा V वर्ग बटा R। तो यहाँ से हमें ये दो समीकरण मिलते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको। शक्ति का मात्रा क्या है, वाट, और 1 वाट 1 वोल्ट 1 एम्पियर जो विभवांतर है वो वोल्ट में नापा जाता है, और जो वोल्ट में नापा जाता है, और जो आपका विद्युत धारा है वो एम्पियर में नापी जाती है, उसका मान इसमें नाप लिया, मात्रक है उसके। तो 1 किलोवाट घंटा के बारे में बात करेंगे, या किलोवाट घंटे के बारे में बात होती है, उसका मान 3.6 गुणा 6 का वर्ग 10 का वर्ग 6 जूल के बराबर है। 1 किलो वाट घंटा विद्युत ऊर्जा का 1 यूनिट के बराबर होता है। अगर आपने कभी अपने मम्मी पापा को सुना हो कहते हुए कि इस बार बिल 250 यूनिट आया है, 250 यूनिट्स का मतलब क्या है, यूनिट्स का मतलब है 1 यूनिट, यानी कि 1 किलोवाट घंटा। हम कह सकते हैं कि वो 250 है, किसके बराबर है, 250 किलोवाट घंटे के बराबर, 1 यूनिट उसके बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक और रासायनिक मात्रा के संबंध, अब मैंने भी बताया आपको, 1 किलो में कितना होता है, 1000 वाट लिख दिया, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। अगर हम उसको गुना करेंगे तो हमारे पास यही मान आएगा जो हमने यहाँ पर लिख के बताया आपको, 3.6 गुणा 10 की पावर या शक्ति 6 जूल। ठीक है, ये किलोवाट घंटे का मान है कि 1 किलोवाट घंटे में कितनी जूल होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद उदाहरण के लिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, कोई बल्ब यदि कि 220 वॉट यानी कि उसका विभवांतर दिया है 220 कि विद्युत जनित से संयोजित है, यदि बल्ब में इतनी विद्युत धारा I दिया हुआ है, V दिया हुआ है, प्रवाहित है, तो बल्ब की शक्ति क्या है। हमें P निकालना है, P होता है V गुना I। तो यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, अगर निकाला है उत्तर तो है 110 वॉट। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। इसके बाद देखते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग बताए गए हैं। इसके अंदर बताया गया है कि तापन प्रभाव विद्युत हीटर जैसे कि विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज आदि में वांछनीय होता है, क्योंकि हमें हीटर से गर्म करना है चीज़ों को, जैसे अपने कपड़े प्रेस करने हैं, बल्ब से कमरे में लाइट चाहिए हमें। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे तापन प्रभाव के लिए ज़रूरी है। तापन प्रभाव अगर नहीं होगा तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। विद्युत बल्ब में अधिकांश ऊष्मा के रूप में शक्ति जो होती है ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। अगर आप अपने घर में बल्ब जलाते हैं तो उसके अंदर जो उसकी अधिकांश जो शक्ति होती है वो किस रूप में निकलती है, ऊष्मा के रूप में, और बाकी की जो बची हुई शक्ति होती है वो किस रूप में निकलती है, प्रकाश के रूप में, जिससे कमरे में रोशनी होती है।
विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचारित नहीं होता। आपको पता है बेटा कि अगर ये जब बल्ब जल रहा होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है। अगर ये ज़्यादा तापमान पर इसके बीच में लगा हुआ तंतु खराब हो गया तो बल्ब भी खराब हो जाएगा। इसके लिए उसके अंदर जो तंतु बनाया जाता है वो काफ़ी उच्च तापमान का बनाया जाता है। उसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ताकि वो जल्दी से उपचारित ना हो। ठीक है। अब बल्बों में रासायनिक जो दृष्टि से जो अक्रिय नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे कि तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। ठीक है बेटा। इसके बाद है विद्युत फ्यूज। फ्यूज क्या है? यह एक सुरक्षा युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के समय बिजली के उपकरणों की रक्षा करता है। जब मेन बोर्ड पर ज़्यादा करंट आता है पीछे से, तो ये खुद गल जाता है या पिघल जाता है और करंट को आगे पास नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारे चीज़ें खराब होने से बच जाती हैं। बिजली वाले उपकरण जो खराब होने से बच जाते हैं। फ्यूज किसी ऐसी धातु या मिश्र धातु की तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हमेशा कम होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम या कॉपर आयरन या लेड का बना होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, ताकि थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा करंट आया पीछे से कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, विद्युत बिजली बोर्ड से ज़्यादा करंट आया तो यह इसका गलनांक कम है तो यह पिघल जाएगा जल्दी और विद्युत धारा को आगे प्रवाहित नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हमारे बिजली पर चलने वाले जो उपकरण उसके साथ जुड़े हुए हैं वो खराब होने से बच जाएंगे। फ्यूज हमेशा लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कैसे संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में। फ्यूज की विद्युत क्षमता उपकरण की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। इसकी अधिक लेनी पड़ेगी वरना ये सही से काम नहीं करेगा। इसके बाद है प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है? तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा है जूल के तापमान का नियम, इसके बारे में जो पढ़ा है यहाँ पर ये सब लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे प्रतिरोध R से लेकर यहाँ तक सारा लिखेंगे। यह आपका जो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर इसके नियम के ये भी लिखेंगे, जूल का तापन नियम कैसे उस पर प्रभावित होता है, ये सारा लिखेंगे इसके अंदर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2 में फ्यूज की तार उपकरणों को कैसे बचाती है। मैंने अभी बताया फ्यूज की तार विद्युत उपकरणों को, क्योंकि इसका जो गलनांक है वो कम है, तो जब गलनांक कम होने के कारण जब विद्युत बोर्ड या विद्युत निगम से ज़्यादा करंट या विद्युत धारा आती है, प्रवाहित हो रही होती है, तब यह पिघल कर हमारे बिजली के उपकरणों को बचाता है, क्योंकि यह पिघल कर परिपथ को तोड़ देता है और विद्युत धारा को आगे प्रवाहित नहीं होने देता। इस प्रकार ये हमारे विद्युत उपकरणों को बचाता है। इसके बाद है विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। मेरा इसके बारे में आपके यहाँ पर लिखा हुआ भी है और बाकी मैंने आपको बताया हुआ भी है कि टंगस्टन का क्यों बना होता है, क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचारित नहीं होता और इसका गलनांक क्या है? उच्च है, यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद है फ्यूज लाइव तार के साथ जुड़ा होता है, सत्य या असत्य? बेटा सत्य है और हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। मैंने आपको बताया है अभी कि यह कैसे लगा होता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है बेटा, तो ये आपको बता दिया है। यहाँ पर इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 5, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोग होती है? 250 वोल्ट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, या फिर
1200 वॉट का विद्युत टोस्टर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। तो यहाँ निकालेंगे बेटा, इसका मान निकालेंगे। हमें पता है जो टीवी की शक्ति यहाँ पर निकालते हैं, टीवी की शक्ति कितनी है, P1 लिख देते हैं इसको 250 वॉट, और यहाँ पर लिखते हैं टोस्टर की शक्ति यानी कि P2 कितनी है, 1200 वॉट। अब जो समय लिया गया है, समय T1 समय बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है 1 घंटा। 1 घंटा किसके बराबर होता है, 3600 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर जो समय बताया गया है T2 कितना है, 10 मिनट। 10 मिनट बराबर होते हैं 600 सेकंड के। अब यहाँ पर देखिए, हम निकालेंगे इसकी शक्ति यानी कि P बराबर है E/T, या फिर हम लिख सकते हैं E बराबर है P गुना T। हम यहाँ पर इससे गुना करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे E तो उतना ही रहेगा, P2 गुना T2। तो हम यहाँ निकालते हैं E का मान, P है 250 और T है 3600, तो हमारे पास निकलेगा ये इतने जूल। इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं जूल। ठीक है, तो हमारे पास 9 गुणा इतनी टीवी की शक्ति हमने यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, इसके बाद इसने इतनी ऊर्जा चयनित की। अब यहाँ पर देखते हैं इसने कितनी, टोस्टर ने कितनी ऊर्जा लगाई। यहाँ देखेंगे हम 1200 को गुना करेंगे 600 से, तो हमारे पास आएगा 72। ये हो गया जो इतनी इसकी है। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि किसकी ऊर्जा किसने ज़्यादा लगाई, इसने टीवी सेट की ऊर्जा ज़्यादा लगाई। ठीक है बेटा, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 5 जो हमने किया। अगली वर्कशीट आएगी, हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम करते रहिए।